सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है यह है कि कुंडली में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे देखें, यानी कि दूसरी भाषा में आयात निर्यात हम लोग कैसे देखें। तो कुंडली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात देखने के लिए किस भाव का विचार करना चाहिए, साधारणतः ऐसे प्रश्नों के बारे में साधारणतया पौराणिक पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता, परंतु हमारे सभी फलित ज्योतिष की पुस्तकों में, चाहे वह पौराणिक पुस्तकें हों या नवीन पुस्तकें हों, पौराणिक पुस्तकों में भी इसके बारे में ढेर सारी बातें कही गई है, बतलाई गई है। यदि हम उन बातों को नहीं समझ पाते तो ये हमारी विवेकहीनता ही कही जाएगी। हम सबों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब किसी भी प्रश्न को हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें प्रश्नों की व्याख्या करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? व्याख्या करनी चाहिए। प्रश्नों की व्याख्या करनी चाहिए। हमने अभी कहा, हमने कक्षा शुभारंभ होने से पहले हमने सदस्यगणों से राय ली थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, आपका कहना सही है। आयात निर्यात के बारे में साधारणतया पौराणिक पुस्तकों में कोई खास लेख, कोई खास टॉपिक, कोई खास विषय वस्तु नहीं बताया गया, परंतु हम ही कह रहे हैं कि साधारणतया यह सभी पुस्तकों में देखने को मिलती है, देखने को वर्णन मिलता है। मेरे समझ से हम सबों को प्रायः सभी पुस्तकों का पुनः अध्ययन करना चाहिए। हम जितना ही पुस्तकों का बार बार अध्ययन करते हैं, कुछ ना कुछ छूटे हुए विषय वस्तु, न समझ विषय वस्तु, या जो हमने नजरअंदाज कर दिया है, जिन शब्दों को, वही शब्द हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है पुस्तकों को पढ़ने से। तो हम सबों को पुनः पुस्तक पढ़ना चाहिए जिससे हमारे कल्पना शक्ति का विकास हो, एवं हमेशा अपने गुरुजनों की सानिध्यता प्राप्त करते रहना चाहिए। हमारे गुरुजन का एक ही तो शिक्षा है कि हमें जो विषय वस्तु गूढ़ लगे उसको छोटा बना, उसको थोड़ा सा बड़ा से छोटा बना दे, बड़ा से छोटा बना दे, अपने आप सहज ही हो जाता है। वह कैसे, तो इसको एक साधारणतया शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं, बड़े छोटे का अंतर। फिर हम लोग इस प्रश्न को समझ लेंगे। यह प्रश्न कोई बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है, केवल इसको हम लोग समझे कैसे, उसको समझना चाहिए। यदि कोई साधारणतया पुस्तकों में वर्णित रहता है 6, 3, 9, 5, 4, 7 एवं 3, 9, 6, 8, 7, 4, कुछ भी संख्या हो, में अंतर क्या है? अंतर क्या है? यह एक प्रश्न हो गया। छोटा बच्चा, हम सभी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष विद्या पढ़ने वाले हमें से भले उम्र में जो भी हो, क्यों ना हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, लेकिन बच्चे ही हैं, क्योंकि ज्योतिष विद्या का अंत ही नहीं है। यह तो विज्ञान है, यह देव विद्या है। जीवन के आखिरी क्षण तक कहीं पूर्ण होने की संभावनाएं बने बने, नहीं तो नहीं बने। तो इसी प्रकार से जब छोटा सा बच्चा एक जब पढ़ने चलता है, 3, 4 में रहता है, तो इतना बड़ा प्रश्न उससे समझ में नहीं आता। तो इसको छोटा कैसे बना लिया जाए? अंतर ही तो ज्ञात करना है। तो हम उसी से पूछेंगे, ये बताओ 8 एवं 5 में कितना अंतर है? तो वह खट से बोल देगा कि 3। यह 3 फिर कहाँ से आया? इसी दोनों में से हमने क्या किया? तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, 8 में से हमने 5 घटाया तो 3 आ गया। यानी कि 8 और 5 में 3 अंतर है। तो इसको सूत्रों में हम कैसे परिणित करेंगे? क्या पहले वाली संख्या में बाद वाली संख्या को घटा देंगे? यह सूत्र गलत हो गया। यह भी तो प्रश्न हो सकता था कि 5 एवं 8 में, 5 संख्या 5 एवं 8 में अंतर कितना है? प्रश्न उल्टे भी तो हो सकते हैं। उल्टे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? जी सर।
तब तो यदि यह सूत्र बनता, यदि 8 एवं 5 में कितना अंतर है तो 3, तो बच्चा जवाब देगा कि हमने 8 में से 5 घटा दिया, कायदा गलत हो गया। कायदा यह बना, तो फिर अगर हम इस प्रश्न को उलट देते हैं कि 5 एवं 8 में अंतर कितना है, तो फिर 5 में से 8 जाएगा ही नहीं, तब तो फिर सूत्र गलत हो गया। तो सूत्र यह बना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, फिर वही चीज यहाँ पर आ गया। तो यह 3 लड़का जो बोला है, छोटा बच्चा, वह सूत्र नहीं जानता था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बताना है, लेकिन वो उंगली पर गिन के बता दिया। तो उसको समझाया जाता है कि बेटा बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाए, 3 आ गया, ऐसे भी हो सकता है, तो फिर हो गया, दैट्स ऑल। तो यह जब बातें नहीं समझ में आई तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको छोटे करके समझ लिए कि नहीं समझ लिए? जी समझ लिए गुरुदेव। बात यही है, दूसरा और कुछ नहीं है। यानी कि प्रश्न सुनने में यह गूढ़ लगता है, परंतु सरल बनाने से इसकी परिभाषा को समझना चाहिए कि आयात का अर्थ होता है कि काफी दूर से। आयात का मतलब क्या हुआ या निर्यात का मतलब क्या हुआ? आयात का मतलब हुआ कि काफी दूर से हम कोई वस्तु मंगाते हैं, या निर्यात का मतलब ये हुआ कि हम अपनी वस्तु को काफी दूर भेजते हैं। यानी कि बात तो काफी दूर की ही आ गई ना। बात काफी जी दूर जी की ही आ गुरुजी गई ना। जी। तो काफी दूर में तो हमारे कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होते कि जिसे हम व्यक्तिगत रूप से पहचानते हो। काफी दूर में तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे हम व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। हमारे कहने का मतलब शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। समझ गए गुरुजी। हाँ कि आयात या निर्यात हम कहाँ से करते हैं, तो हम काफी दूर से करते हैं, घर के अगल बगल में तो करते नहीं। इस शब्द का आयात निर्यात में नहीं होता है। हालांकि आज के तारीख में आयात निर्यात की बात यह है कि विदेशों से सामान आना या विदेशों में सामान जाना, खरीद बिक्री काफी दूर करना। तो विदेश का मतलब वहां भी अपरिचित है, काफी दूर है, जहाँ कल्चर चेंजिंग की बातें रहती है। तो यह तब तो यहाँ से अगर यह बातें आ गई, अगर हमने शब्दों को समझ लिया, तब तो पुस्तक में लिखा हुआ है ना, साधारणतया सभी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो हमसे काफी दूर का जगह हो और जिसको हम व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते हैं, वह कुंडली का कौन सा भाव हुआ? 12,000। हम लोगों ने कैसे समझ लिया? क्या किसी पुस्तक में, पौराणिक पुस्तकों में, चाहे फलदीपिका हो, बृहत पराशर होगा, शास्त्र हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, वहां पे क्या लिखा गया है कि 12वें भाव से आयात निर्यात देखे जाते हैं? नहीं बतलाया गया ना। नहीं गुरुजी। लेकिन हम लोग अपने विवेक के आधार पर, अगर हम इसको अपने कल्पना शक्ति के सहारे समझना चाहते हैं, तो क्या यहाँ से स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ कि 12वें भाव से आयात निर्यात देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। अब इसके बाद में और भी बातें हैं, उसको हम लोग कैसे समझेंगे? आज की कक्षा में सूत्र कम और समझने की बातों को हम लोग ज्यादा प्रयास करेंगे, समझने की बातों को ज्यादा प्रयास करेंगे। तो वस्तु को मंगाना, यानी कि बाहर काफी दूर से हम किसी वस्तु को मंगाएं, या बाहर काफी दूर किसी वस्तु को भेजें जहां व्यक्तिगत मेरा जान पहचान कोई नहीं है, यह कुंडली का 12वां भाव। और ग्रहों की बात की जाए, कुंडली का 12वां भाव हो गया। तो अब बात जहां अपरिचितों की आ गई, तो अपरिचितों के कारक कौन होते हैं? अपरिचित से जो मेल मिलाप करवाते हैं वो तो राहु देव है। अब इसी पुस्तक में तो साधारणतः यह बातें नहीं लिखी गई है कि हाँ भाई आयात निर्यात के लिए राहु को देखना है, लेकिन नहीं, जब हम आयात निर्यात करते हैं तो वहां पर अपरिचितों की बात आ जाती है। तो अपरिचितों का कारक ग्रह कौन हो गए? तो राहु देव हो गए। अब यहाँ पर हम सबों ने यह पाया कि भाव में 12वां, ग्रह में राहु, यहाँ पर ये 2 चीज आ गई। तो राहु हमारे सभी जातक शास्त्रों में बतलाया गया है क्या चीज? तो अपरिचितों से मेल करवाने वाले ग्रह बतलाए गए हैं, साथ ही विदेशी पृष्ठभूमि, विदेशी तत्व
इत्यादि के कारक भी राहु देव ही है। यानी कि काफी दूर अपरिचितों से किसी भी प्रकार का कार्यकलाप के बारे में यदि देखना हो तो राहु देव। अब इसके बाद में 12वां भाव यात्रा का नहीं है। 12वां भाव लंबी यात्रा का दूरी नहीं है। यात्रा का गए नहीं। गए का 12वां भाव ठहराव है। कहाँ? तो अपरिचितों के नजदीक का। लंबी यात्रा यात्रा सामान्यतः तीसरे भाव से, 8वें भाव से, 9वें भाव से देखा जाता है। अपरिचितों के पास में जाकर रहने का भाव कहाँ से देखा जाता है? तो अपरिचितों के पास में रहने का भाव यानी कि विदेश में रहने का भाव 12वां हो गया। आप लोगों ने विदेश यात्रा में जब भी चर्चा होती है तो 9वें भाव का संबंध की चर्चा आती है या नहीं आती है? यदि विदेश यात्रा की बात हो और 9वें भाव का संबंध न देखा जाए, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता गुरुदेव। है ना। हम अन्य लोगों से भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों में से बहुत से व्यक्ति यहाँ पर विद्वान हैं, तो जब भी विदेश यात्रा की बात होती है तो 9वें भाव से संबंध योग पर चर्चा होती है। बतलाया गया है पुस्तकों में या नहीं बतलाया गया है? जी बतलाया गया है गुरु जी। तो फिर 9वां भाव क्या है? 9वां भाव के बारे में सभी पुस्तकों में प्रायः दूर की यात्रा, लंबी यात्रा। 8वां भाव भी लंबी यात्रा का बतलाया गया है, जैसे जल यात्रा। तो जल यात्रा जो होती है यानी कि जल जहाज से, तो जल यात्रा तो विदेश वाली ही बात हो गई। जी तो कुंडली का 9वां भाव के बारे में हमारे सभी पुस्तकों में दूर का स्थान बतलाया गया है, दूर की यात्रा का बात बतलाया गया है। और हमें किसी भी वस्तु का आयात निर्यात जब हम करते हैं तो अक्सर लंबी दूरी का यात्रा करना ही होता है। हम जाएंगे, वहां पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आना जाना तो होता रहता है। तो 9वां भाव हो गया, तो एक भाव और बढ़ गया। अतः आयात निर्यात में 9वें भाव का भी विचार करना चाहिए। तो अब हम लोगों ने यह पाया कि भाव में 12वां एवं 9वां भाव। तो क्या इतना एक भाव को चयन करने के बाद में क्या यह संबंध बन रहा है? यहाँ पर 3 कुंडलियां दी गई है। यह लग्न कुंडली है, यह प्रथम में लग्न कुंडली है, यह D10 कुंडली है। और क्या है, यदि हम आयात निर्यात करते हैं उससे लाभ प्राप्त होता है, तो लाभांश कुंडली D11 भी है। क्या हम आयात निर्यात करेंगे तो क्या उससे लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी? D10 कुंडली इसलिए कि हमारा कर्म क्षेत्र जो भी है, क्या आयात निर्यात के तरफ हम जा रहे हैं तो क्या वह डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारा कर्म सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लग्न कुंडली दिख रही है उस प्रकार की नहीं दिख रही। क्या इन तीनों में कुछ समानताएं हैं? यदि समानताएं हैं तो हम सामने वाले को सुझाव दे सकते हैं कि आप आयात निर्यात के क्षेत्र में अपने हाथ को आगे बढ़ाने का प्रयास बढ़ा सकते हैं। हम अब आशा करते हैं कि जितने भी सदस्यगण हैं, यदि आवश्यकता न हो, रामेश्वर गौतम जी अनावश्यक आपका माइक खुला हुआ है, यदि आवश्यक है तो माइक खोलकर अपनी बात को रखें, बोल। यदि आवश्यक नहीं है तो माइक बंद रखें। अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक की चर्चा से हम लोगों ने यह पाया कि आयात निर्यात के लिए हम सबों की कुंडली के 9वें भाव एवं 12वें भाव के परस्पर संबंध को देखना चाहिए। एक सूत्र यह बना। कुंडली का फलादेश करना अलग बात है एवं अध्ययन करना, पढ़ना अलग बात है। तो क्या इस कुंडली में 9वें 12वें का संबंध है? अब वह यह संबंध कई प्रकार से हो सकता है। संबंध के कई प्रकार हैं। आप सबों ने पूर्व से अध्ययन किया है, याद होगा आपको कि स्थान परिवर्तन, यानी कि 9वें भाव का स्वामी 12वें हो, 12वें भाव का स्वामी 9वें हो, स्थान परिवर्तन हो। दूसरा संबंध
परस्पर युति यानी कि 12वें और 9वें भाव के स्वामी का परस्पर युति हो, तो यहाँ पर शनि एवं मंगल की परस्पर युति नहीं है, दूसरा संबंध नहीं है। तीसरा, परस्पर दृष्टि हो, तो यहाँ पर देखा जाए 12वें भाव के स्वामी मंगल को देख रहे हैं, यानी कि 9वें भाव के स्वामी को देख रहे हैं, 9वें भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी को देख रहे हैं, इसलिए परस्पर संबंध तो हुआ। और भी संबंध हो सकते हैं, नवमांश में राशि परिवर्तन, तो जब यहाँ पर लग्न कुंडली में दिख ही गया तो नवमांश की भी चर्चा कर ले सकते हैं कि नवमांश में राशि परिवर्तन, नवमांश में शनिदेव किस राशि में जाएंगे, यहाँ पर 14-25 के हैं, धनु राशि में है, धनु राशि के शनि नवमांश में 14-25 के कहाँ चले जाएंगे, यहाँ 5वें नवमांश में, तो सिंह राशि में आएंगे ना। अगर इसको नवमांश ही मान लिया जाए तो सिंह राशि में शनिदेव आएंगे ना। मंगल देव 7वें नवमांश में है और यहाँ पर यह कन्या राशि में है, कन्या राशि के 7वें नवमांश। तो कन्या राशि जो है अग्नि पृथ्वी तत्व की राशि है, यह 10 नंबर से शुरू होता है, पृथ्वी तत्व की राशि 10 नंबर शुरू होती है, 10 नंबर से शुरू होता है, 7वां नवमांश है, 10 से 7 गिन लेंगे, 10, 11, 12, 1 कर्क राशि में आएंगे गुरुजी, कर्क राशि में। अब यहाँ पर तो अगर यहीं पे अगर नवमांश में राशि परिवर्तन हो जाता तो यानी कि मंगल नवमांश में शनि की राशि में होते, शनि नवमांश में मंगल की राशि में होते तो भी परस्पर संबंध माना जा सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं है। कोई भी एक संबंध होना चाहिए, आपस में केंद्रीय संबंध, आपस में केंद्रीय संबंधों की भी प्राथमिकता फलित शास्त्रों में दिया गया है या नहीं दिया गया है? आपस में केंद्रीय दिया गया है। आपस में त्रिकोण का भी संबंध अगर होता है तो वह भी कुछ ना कुछ लाभ देता है। तो यहाँ पर मंगल एवं शनि अष्टमेश एवं द्वादशेश का परस्पर केंद्रीय संबंध भी है एवं परस्पर दृष्टि संबंध भी है, अतः यह प्रभावी मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वाली बातें हल्का सा तो दिख रहा है कि व्यक्ति करे तो लाभ हो सकता है। अब इसके बाद लग्न कुंडली का संबंध संभावनाओं को दर्शाता है। यही संबंध यदि B10 कुंडली में हो तो इस संभावनाओं की पुष्टि होती है, यह संभावनाओं में और बल बढ़ता है। तो क्या लग्न कुंडली के 9 भाव के स्वामी एवं 12वें भाव के स्वामी मंगल एवं शनि का D10 कुंडली में किसी भी प्रकार का संबंध है? हल्का सो तो दिखा, हल्का तो दिखा, नवम पंचम का है, नवम पंचम का है, परंतु यह भी देखना है जो द्वादशेश हैं, जो 12वें भाव के स्वामी हैं, द्वादशेश वो D10 कुंडली में, क्योंकि लाभ तो हम लोगों को D10 से लेना है, क्योंकि कर्म व्यवसाय यही है। उसी कर्म व्यवसाय की कुंडली में शनि देव 6ठे भाव में नीच के होके बैठ गए। तो यदि शनि का उपाय वगैरह किया जाए, यदि शनि का उपाय वगैरह किया जाए तो लाभ मिलता है। तो उपाय कैसे किए जाते हैं? तो हम लोग यह देखते हैं, वर्ग कुंडलियों में समस्या देखते हैं, लग्न कुंडली से उपाय करते हैं, तो लग्न कुंडली में भी शनिदेव अग्नि तत्व की ही राशि में है और यहाँ भी अग्नि तत्व की ही राशि में है। तो तत्वों के अनुसार से उपाय करने चाहिए, यानी कि शनि की हवन वगैरह दिया हुआ इत्यादि पता चला सकते हैं। क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि नहीं किया जा सकते? क्या यह उपाय किया जा सकता है कि नहीं? जी किया जा सकता है। अब हम लोग और भी देखेंगे, यदि D10 कुंडली में D10 कुंडली के 9वें और 12वें एवं 9वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध हो तो और उत्तम।
यानी कि D10 के 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी का संबंध भी D10 में हो तो और उत्तम। अब यहाँ पर देखा जाए कि D10 कुंडली के 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी कौन है, तो शुक्र एवं चंद्रमा है। क्या D10 कुंडली में शुक्र एवं चंद्रमा का परस्पर संबंध है? तो यह परस्पर संबंध केंद्रीय संबंध है। अब यहाँ पर आप जो कहेंगे कि सूर्य चंद्रमा की युति हो गई या खराब हो गया, तो यह योग खराब नहीं हुआ, क्योंकि यह वर्गों में है। यहाँ चंद्रमा छीन नहीं हुए, चंद्रमा पूर्ण बलवान के बलवान ही है। छीनता, बलवान इत्यादि लग्न कुंडली से परिभाषित होते हैं, न कि वर्ग कुंडली से। वर्ग कुंडली से। अब यहाँ पर देखा जाए, यदि इसी वर्ग कुंडली में यदि देखते हैं कि यहाँ बुधदेव अकेले बैठे हैं तो सुभग्रह हो गए, नहीं। अब बुधदेव इस कुंडली में सुभग्रह का काम कर रहे हैं कि पापग्रह का काम कर रहे हैं, यह वर्ग कुंडली निर्धारित नहीं करती है, यह लग्न कुंडली निर्धारित करती है कि ये सुभग्रह का काम कर रहे हैं या पापग्रह का काम कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रमा छीन है या चंद्रमा शुभ है, इसका देखने का काम हम लोगों का लग्न कुंडली से। तो यहाँ लग्न D10 कुंडली में भी 9वें एवं 12वें भाव का परस्पर संबंध केंद्रीय संबंध है। इसके बाद में D10 के 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी का संबंध D10 के 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी का संबंध को लग्न कुंडली में भी देखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैं अपना माइक बंद करिए। इसका माइक खुला हुआ है जी का, रमेश जी का। रामेश्वर गौतम जी, कृपया माइक बंद करें। हमने एक बार आपका माइक बंद कर दिया था। और यदि आवश्यक हो तो माइक खोल करके अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जयप्रकाश जी, आपका हैंड राइज है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ गुरु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था यहाँ पर हाँ, कि जैसे D10 कुंडली में हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य की युति हो रही है, एक तरीके से राजयोग है, देखा जाए तो ये 9वां और 10वां का युति हो गई है। तो ये भी तो एक मतलब ये नहीं दिखाएगा कि ये क्या कहते हैं धन लाभ के लिए अच्छा होगा? हाँ ठीक है, होगा। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में तो यह पढ़ा ही है कि 9वें एवं 10वें भाव का स्वामी राजयोग या परस्पर संबंध बने, परस्पर युति हो, राशि परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का संबंध, जो अभी हम लोगों ने आज की ही कक्षा में 4-5 प्रकार के परस्पर संबंधों के बारे में चर्चा किया है ना? जी जी जी। अगर उनमें से किसी भी प्रकार का संबंध अगर 9वें से या 9वें से एवं 10वें का बनता है तो वह अच्छे योग का, समृद्धि वाले योग का निर्माण करता है, उन्नति वाले योग का निर्माण करता है, या सुखद योग का निर्माण करता है। स्पष्ट सी बात है। दूसरा, वह जिस वर्ग कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है वह उस वर्ग कुंडली से संबंधित क्षेत्रों में उस प्रकार का उन्नति प्रदान करता है जी। तो यह राजयोग दे रहा है। आपका प्रश्न उत्तम ही है। हाँ, यदि कुंडली में, लग्न कुंडली में जो दुर्योग बनते हैं वह जो हानि वाले योग बनते हैं, अगर वही हानि वाले योग किसी वर्ग कुंडली में बनते हैं तो वह हानि देता ही देता है। जी। लेकिन वह जो वर्ग, जिस वर्ग कुंडली में वह बनता है, उसी वर्ग कुंडली से जो विषय वस्तु देखे जाते हैं वह उस क्षेत्र में नुकसान करता है, न कि अन्य क्षेत्रों में। जी जी। अब तो आपके सभी प्रश्न समाप्त हो गए होंगे। जी गुरु जी। चलिए, तो जिस प्रकार हम लोगों ने जो देखा कि लग्न कुंडली के 9वें एवं 12वें का संबंध D10 कुंडली में देखा और लग्न कुंडली में भी देखा, उसी प्रकार D10 कुंडली के 9वें एवं 12वें का संबंध हम लोगों ने D10 में भी देखा, तो यहाँ भी देख लें।
लग्न कुंडली में कि दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं कि नहीं। तो यहाँ पर शुक्र एवं चंद्रमा नवम पंचम है, यह भी संबंध है ही, भले ही उतना पूर्ण बलशाली ना हो लेकिन है तो सही, है तो नवम पंचम का ही संबंध, कुछ तो सहयोग दे रहा है ना, खटाष्टक तो कम से कम नहीं है, एक दूसरे से आपस स्थानों शुभ स्थानों में तो है, शुभ स्थानों में तो है। यदि यही सूत्र D11 पर भी लगाना चाहिए तो D11 जो लाभांश कुंडली होता है, यह अधिकांशतः सॉफ्टवेयर में भी D11 कुंडली देखने को मिल जाती है, हालांकि सभी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता, किसी किसी में देखने को मिलता है। तो D11 कुंडली में भी 9वें 12वें भाव के स्वामी का आपस में संबंध हो तो लाभ होने की संभावनाएं, आयात निर्यात से या दूर से व्यवसाय करने से लाभ होने की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाता है जो इस कुंडली में दिख रहा है, यदि यह कुंडली नहीं होती तो वह बातें चर्चा में नहीं आती। अगर परंतु D11 के 11वें भाव के स्वामी, D11 के 11वें भाव के स्वामी, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि D11 कुंडली में 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी का आपस में संबंध हो तो लाभ होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कि अब संबंध यदि नहीं है, यदि एक ही ग्रह हो जाए 9वां एवं 12वां भाव का, फिर क्या देखेंगे, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। बस एक बात है, उसको बोलने के बाद में यह प्रश्न आप लोग रखे रहिएगा, यदि हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं तो आप लोग जरूर पूछिएगा कि आपने कहा था कि बाद में कुछ पूछिए। लेकिन यह लाभ कब देता है, जब 11वें भाव का स्वामी खराब ना हो, जब 11वें भाव का स्वामी खराब ना हो। तो अब 11वें भाव के स्वामी को देखा जाए, शनि देव हैं जो 8वें भाव में बैठे हैं, भाव उत्तम है। भाव क्या है? उत्तम है। उत्तम है। 8वां भाव है, खराब है, लेकिन आय भाव के स्वामी का 8वें भाव में बैठना उतना नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि यह अपने भाव से 10वें है, जी। अपने भाव से 10वें है, ठीक है, परंतु यह मंगल की राशि में और मंगल के द्वारा दृष्ट है। मंगल के द्वारा दृष्ट है। दृष्ट है। दृष्ट, तो नुकसान वाली बात। लेकिन मंगल से उतना पीड़ित यह नहीं हो रहा है, मंगल से उतना पीड़ित नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? मंगल लग्नेश है इसकी। मंगल इसी कुंडली का, आय वाली कुंडली के ही लग्नेश है, लेकिन नैसर्गिक मित्रता तो नहीं है, सहधर्मिता तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां दिख ही गई, यानी कि मंगल प्रीत नहीं कर रहा है। परंतु गुरुजी लेकिन आपसी संबंध भी तो बना केंद्र का। हाँ, केंद्रीय संबंध बन रहा है, लेकिन ग्रहों की आपसी सहधर्मिता तो नहीं है ना। एक दूसरी नंबर वाली बात देखिए, 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह लग्न को सपोर्ट करते हैं, परंतु 11वें भाव के स्वामी लग्नेश को सपोर्ट नहीं करते, नुकसान ही करते। 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, और किस प्रकार के बुरे फल देते हैं? अच्छे फल देते हैं तो क्या देते हैं, और बुरे फल देते हैं तो क्या देते हैं, समझना होगा।
तो बातें यह है कि जब अच्छे होते हैं तो 11वें भाव के स्वामी चाहे किसी भी कुंडली का क्यों ना हो, चाहे कोई बर कुंडली हो, चाहे वह D9 कुंडली हो, D10 कुंडली हो, D16 हो, D24 हो, कोई भी कुंडली, चंद्र कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो, लग्न कुंडली हो, 11वें भाव का स्वामी प्रश्नों में लाभ देते हैं। क्या देते हैं? प्रश्नों में लाभ देते हैं। लाभ देते हैं, यानी कि यह आय बढ़ाने वाला काम हुआ, परंतु कब? जब अच्छी स्थिति के रहते हैं तब मन मिलता है तब। आज यदि पीड़ित है, खराब है, पीड़ित है, खराब है तो समस्याएं अच्छा फल नहीं देंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं, यानी कि वह अवरोध डालते हैं। तो अब इसी को देखिए ना, ये कहाँ चले गए? ये तो कर्म कुंडली में भी D9 कुंडली, D10 कुंडली में भी शनिदेव नीच के हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। और यहाँ तो खैर अपने शत्रु राशि में है, हालांकि शत्रु राशि तो लेकिन लग्नेश की ही राशि है, तो लग्नेश की राशि है, तो लग्नेश को ना अष्टमेश का दोष समाप्त हो गया, लेकिन शनि को तो एकादशेश का दोष थोड़े समाप्त हुआ। नियम यह है कि यदि D11 कुंडली के 11वें भाव का स्वामी खराब होता है तो आय ठीक नहीं होता, क्योंकि कर्म का विकास नहीं होता। यह तो आय के लिए है ना, तो आय कहाँ से होगा? कर्म से होगा ना। हमारे कर्मों से आय होगी या वैसे आय हो जाएगा? कर्मों से ही होती है 10वें भाव। यह लाभांश कुंडली इसे कहते हैं। तो यह तो आय भाव का लाभ, आय कुंडली की आय भाव का स्वामी है, तो आय कहाँ से होगा? कर्म से होगा, और कर्म कुंडली में ही ये खराब होगा। कर्म कुंडली में ही ये खराब होगा। नियम हमारे गुरुजनों का कहना है कि D11 कुंडली की 11वें भाव के स्वामी D10 कुंडली में खराब न हो। यदि खराब हो तो उपाय करना चाहिए। अब इसके बाद में हाँ, अब यहां से आते हैं कि एक बात हम लोगों ने चर्चा किया है कि हम इस अंतिम निर्णय कक्षा में आप लोगों पर भी छोड़ते हैं कि आप लोग इसका क्या निर्णय लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो फिर इस पर हम भी निर्णय अपने अनुभव के आधार पर देंगे। यदि दोनों ही भाव के स्वामी, यदि D11 कुंडली के आय की बात की जाती है कि आय होने की, विदेशी या आयात निर्यात से लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है, तो यदि दो स्वामी हो, दोनों ग्रह अलग अलग हो, तो परस्पर संबंध देखना चाहिए। शुभ संबंध हो जाए तो उत्तम बात है, 6ठे 8वें 12वें में न हो तो उत्तम बात है। तो यहाँ पर देखा जाए, यदि दोनों के स्वामी एक ही हो तो वह ग्रह कुंडली में अच्छे स्थान में हो, अच्छी राशि में हो, अच्छे स्थान एवं अच्छी राशि में हो, बलवान हो, ठीक हो, पीड़ित न हो। ठीक हो, पीड़ित यही देखा जाएगा ना। दोनों के ही स्वामी अगर एक ही ग्रह होते हैं तो क्या कम से कम कितना देख लेंगे? यही देखेंगे ना कि कम से कम शुभ भाव में है कि नहीं है। तो यदि दोनों ही ग्रह हैं तो यह शुभ भाव में है भी, यह किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट है भी नहीं। यदि राहु से दृष्ट है तो बात तो आयात निर्यात की ही है ना, अपरिचितों से ही तो पैसे कमाने की बात हो रही है ना। तो फिर तो वहां पर तो राहु कारक ही हो गए ना, तो राहु का तो सहयोग ही मिला ना। जी गुरुजी, उसके कारक हो गए। और राहु देव लग्न कुंडली के 11वें भाव में भी है। 11वें भाव के राहु अकेले राजयोग प्रदान कर देते हैं, यानी कि तीसरे, छठे या 11वें भाव के राहु देव अकेले राजयोग दे देते हैं। तो एक तो राजयोग प्रदाता यानी कि संपन्नता देने वाले ग्रह, दूसरा अपरिचितों से मेल करके देने वाले
बढ़ाने वाले ग्रह। दूसरा, अब बात तो अपरिचितों की ही चल रही है, तो उसमें तो देवगुरु बृहस्पति को सहयोग है। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में बैठे हुए हैं, क्या उस राशि का स्वामी ठीक ठाक है? तो उस राशि का स्वामी से देखें ना, नवम भाव में दोनों का परस्पर क्या है, राशि परिवर्तन भी है। और सप्तमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन है। तो सप्तमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन क्या कहा जाता है? बुरा योग या अच्छा योग? अच्छा योग, भाग्य प्रदायक योग। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नवमेश यानी कि आय का स्रोत, यहाँ लंबी यात्रा, अपरिचितों के साथ व्यवसाय को लेते रहना, व्यवसाय की बात आगे बढ़ाना। तो जब व्यवसाय आगे मतलब लंबी यात्रा, अपरिचितों के साथ व्यवसाय भाव में बैठ गए, यह भी हुआ। और इन्हीं के सहारे भाग्य भी बदलना, यह तो देख ही रहा है। तो यहाँ अब इसके बाद में कुछ और हम लोग ग्रहों की चर्चा करते हैं, कुछ और भावों की चर्चा करते हैं। कुंडली का अब हम जब आयात निर्यात करते हैं तो बार बार यदि हमें करना होता है तो बार बार हमें अपरिचितों से मिलजुल करना पड़ता है, वार्तालाप करनी पड़ती है, चाहे दूरभाष पर हो या चाहे जैसे हो। आज न दूरभाष हो गया, अभी कुछ वर्षों से, लेकिन लंबे वर्ष पूर्व तो यह दूरभाष नहीं था ना, तो लोग आते जाते ही थे ना। जी गुरु जी। आते जाते थे। या पावर ऑफ स्किल जितना बढ़िया होगा उतना ही तो हम अपनी बातों को दूसरे को रख सकेंगे, समझा सकेंगे, बतला सकेंगे, वो हम दूसरे को प्रभावित कर सकेंगे, तभी तो वह हमसे सामान लेगा या हमें वह सामान देगा, तभी तो आयात निर्यात होगा ना। पावर ऑफ स्किल। तो मुख्य आधार आयात निर्यात में पावर ऑफ स्किल की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है गुरु जी। तो फिर कौन सा भाव? तीसरा भाव। और जब आयात निर्यात वाली बात करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ चलना होता है, यहाँ जाइए वहां जाइए, उनसे मिलिए, इनसे पीछे पीछे हम अपने संचार आवागमन का साधन, अपना इस पावर ऑफ स्किल, ये सभी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो हम सबको तीसरे भाव को भी देखना चाहिए। संचार की स्किल पावर की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विशेष महत्व है इसका। आवश्यकता पड़ने पर हम जब बाहर जब सामान देते लेते हैं तो एग्रीमेंट भी साइन करते हैं। क्या करते हैं? आज के जमाने में एग्रीमेंट साइन करते हैं, पहले के जमाने में भी किया जाता होगा कि हम यह सौदा आपको दे रहे हैं, दिल पक्की हुई। क्या यह बातें होती है कि नहीं होती? जी होती है गुरु जी। तो फिर वहां सिग्नेचर करना होता है ना। तो सिग्नेचर किस भाव से देखे जाते हैं? हस्ताक्षर किस भाव से देखे जाते हैं? तीसरे भाव से गुरु जी। तीसरा भाव। तो फिर अब आयात निर्यात में तीसरे भाव की आवश्यकता, सहभागिता हो गई कि नहीं हो गई? जी हो गई गुरु जी। और संचार और साथ में हमें अपरिचितों से मित्रता भी तो बढ़ाना होता है ना। अपरिचितों से बगैर मित्रता बढ़ाए हुए आपका व्यवसाय अपरिचितों के पास में थोड़े जाएगा, नहीं जाएगा। तो संचार एवं मित्रता के कारक कौन ग्रह कौन से हैं? यदि तीसरा भाव संचार का है तो तीसरे भाव के तो कारक मंगल देव होते हैं, तो क्या मंगल संचार के कारक माने जाएंगे? गुरु जी राहु देव भी तो होते हैं। या बुध? संचार के कारक कौन से ग्रह हैं? बुध। लिखावट के कारक कौन से ग्रह हैं? बुध है गुरु जी। मित्रता के कारक कौन से ग्रह हैं? बुध देव।
तो फिर तीसरा भाव और बुध की प्राथमिकता हो गई कि नहीं हो गई? जी हो गई। हम जितनी बातें कह रहे हैं यह सब बेसिक ज्योतिष की बात कह रहे हैं कि एडवांस लेवल की हम बात कर रहे हैं? बेसिक की बात कर रहे हैं। सभी बेसिक ज्योतिष की ही बात हो रही है। हाँ, इसे एडवांस ऐसे कहा जा सकता है कि यह बेसिक ज्योतिष की बात है, लेकिन बेसिक ज्योतिष पढ़ने से जो हमारे समझने एवं कल्पना शक्ति का जो उच्चतम लेवल है उस लेवल का यहाँ उपयोग हो रहा है, लेकिन बातें तो वही बेसिक ही है। तो क्या इन सभी योगों में जो अभी हम लोगों ने इस कुंडली को देखा, तो क्या हम लोगों ने पाया कि तीसरे भाव और बुध का संबंध बन रहा है? तो लग्न कुंडली में पहले देखिए, हम लोगों ने तो 9वें 12वें का संबंध देख लिया। 9वें 12वें का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है गुरुजी। क्या इसमें तीसरे भाव का सहभागिता है? क्या बुध की सहभागिता है? तो अब देखा जाए, तीसरे भाव के स्वामी 9वें भाव में है, यानी कि बस इसी दोनों भावों को देख लेना है। दोनों भाव या दोनों भावेशों से संबंध देखना है। तो तीसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हुआ है, बना संबंध। बुध का संबंध तो 12वें से 10वें है। 12वें से 12वें भाव के स्वामी से बुध 10वें है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में कितना बार पढ़ा है, सैकड़ों बार यह बातें स्मरण में आई है कि 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह लग्न को प्रभावित करते हैं। 10वां भाव में जो ग्रह बैठ जाएगा उस प्रकार के व्यक्ति का कर्म होगा, तो जिस प्रकार का कर्म होगा उस प्रकार का व्यक्तित्व तो हो जाएगा। तो अब शनि से 10वें भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं, तो क्या बुध शनि को प्रभावित किए कि नहीं किए? जी किए गुरुजी। और शनि के द्वारा बुध दृष्ट भी है, केंद्रीय संबंध है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस कुंडली में प्रथम दृष्टया आयात निर्यात के योग बनते हैं। क्या यही सूत्र यहाँ भी लागू हो रहा है? तो शुक्र बुध को देखिए कि क्या संबंध बना रहा है। तो शुक्र लग्न कुंडली का, बुध तो खैर, बुध को देखा जाए कि जो संचार के कारक हैं या मित्रता के कारक हैं वह 9वें भाव में। शुक्र देव जो दूसरे भाव के स्वामी है लग्न कुंडली में, वह यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हुए स्वराशि। अगर तीसरे भाव के स्वामी तो यहीं पे बैठ गए 12वें भाव में, यानी कि शुक्र बुध का संबंध 9वें या 12वें भाव में होना चाहिए। तो 9वें 12वें भाव में तो बने बैठे ही हुए हैं, बने ही हुए हैं दोनों। संबंध बना या नहीं बना? जी बना। फिर इसके बाद में तीसरे भाव के स्वामी को देखा जाए कि क्या तीसरे भाव के स्वामी का संबंध, तीसरे भाव के स्वामी का संबंध क्या इन लोगों से बन रहा है? लग्न कुंडली के अब क्या इसका संबंध D10 कुंडली में, D1 कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी का संबंध हम लोगों ने देख लिया। D1 कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी का संबंध D10 कुंडली में देख लिया। अब D10 कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी का संबंध देखिए, क्या 12वें भाव से या 9वें भाव से है? तो D10 कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी नीच तो है, परंतु उच्च की दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है एवं 12वें भाव के स्वामी को भी देख रहा है। बुध देव स्वयं 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो क्या यह योग सपोर्ट किया या योग बैक किया? सपोर्ट किया गुरुजी। सपोर्ट किया, यानी तीसरे भाव के स्वामी 9वें या 12वें भाव में हो, या इन भावों को देखते हो, या इन भावों के स्वामियों से परस्पर संबंध बनाते हो, या इन भाव के स्वामी से किसी प्रकार का कम से कम खडाष्टक न हो, कम से कम खडाष्टक न हो। तो क्या खडाष्टक के योग बन रहे हैं D1 या D10 में? आप भी परस्पर थोड़ा सा देखें, बोले 1-2 मिनट, क्योंकि हम बोलते बोलते थक जाते हैं। बीच में हम चाहते हैं कि आप लोग 1-2 मिनट बोले ताकि हम पानी 2 घूंट तो पी सके।
गुरुजी ज्यादातर तो केंद्र का ही संबंध बना हुआ है सब में, तो ये अच्छा योग कहलाएगा। कहने का मतलब यह है, अभी सूत्र से यह बना कि लग्न कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी लग्न कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी इस 12वें भाव या 9वें भाव के स्वामी से खडाष्टक में तो नहीं है कम से कम। तो मंगल से खडाष्टक नहीं है, शनि से खडाष्टक नहीं है, द्विद्वादश दूसरी बात है, द्विद्वादश दूसरा बात हो जाता है, खडाष्टक दूसरा बात हो जाता है। खडाष्टक लड़ाई झगड़ा करवाता है, खडाष्टक विवाद करवाता है, समस्याएं खड़ी करता है, लेकिन द्विद्वादश नहीं करता, द्विद्वादश नहीं करता। और उसमें भी शनि से 12वें शुक्र है, यह लाभकारी योग भी है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि शुक्र जिस ग्रह के 12वें होता है उस ग्रह को बल प्रदान कर देता है। ये तो शनि के 12वें। अच्छा, शुक्र से 8वें भी जो ग्रह होता है वह भी थोड़ा ठीक ठाक होता है, तो देवगुरु बृहस्पति भी ठीक ठाक फल देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब वही चीज यहाँ देखेंगे कि लग्न D10 कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी, D10 कुंडली के 12वें भाव के स्वामी से खडाष्टक तो नहीं है, तो नहीं है। D10 कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी 9वें भाव के स्वामी से खडाष्टक तो नहीं है, तो नहीं है। कम से कम खडाष्टक न हो। कुंडली, अच्छा तो अभी तक के चर्चा के दरमियान हम लोगों ने क्या पाया, क्या इस कुंडली में आयात निर्यात के योग कुछ अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? अभी तक के अध्ययन के आधार पर कक्षा में इतने सदस्य हैं, बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो हम तो रुक जाते हैं। शायद हमारी बात नहीं सुन पा रहे आप लोग। बन रहे हैं गुरुजी। तो बोलना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है वह देन लेन का होता है, व्यवसाय का होता है, साझेदारी का होता है। तो व्यवसाय एवं साझेदारी का भाव कुंडली में, और यह अपरिचितों से देन लेने का भी है। तो कुंडली का 7वां भाव अपरिचितों से देन लेने का भी है। कुंडली का 7वां भाव व्यवसाय का भी है। कुंडली का 7वां भाव साझेदारी का भी है। अतः 9वें या 12वें भाव के स्वामी का किसी भी प्रकार का संबंध 7वें भाव से हो तो उत्तम ही है। यानी कि 7वें भाव से लग्न कुंडली के 7वें भाव का संबंध लग्न कुंडली के 9वें या 12वें भाव से हो जाए तो और सहयोग हो जाता है। और क्या होता है? सहयोग होने की संभावना है। तो क्या इस कुंडली में है? तो यहां देखा जाए ना, 9वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी 7वें भाव में ही है। 7वें भाव के स्वामी को 12वां भाव का स्वामी देख भी रहा है। तो यह संबंध 7वें भाव से कुछ बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना, 100% गुरुजी। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि क्या 7वें भाव का स्वामी का संबंध 9वें या 12वें भाव से बन रहा है? युति में ही है।
तो यहाँ सातवें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही है, यानी कि सप्तमे से ही द्वादशेष है संबंध करता है। बुद्धदेव व्यवसाय के कारक भी माने जाते हैं, तो यहाँ पर व्यवसाय भाव में ही है, या यहाँ पर है तो नवम भाव में ही है, जो दूर वाली बात रहा था। कुछ तो यहाँ भी सपोर्ट मिला ही ना। अब कुंडली में जितने मजबूत मजबूत प्रबल योग हैं, क्या एक ही कुंडली में बन सकते हैं क्या? नहीं ना। अब कुंडली में आप लोग अगर उच्च शिक्षा की योग की बात करते हैं तो पुस्तकों में काफी उच्च शिक्षा के योग दिए गए, तो क्या सभी योग एक ही कुंडली पे प्रभावी हो जाते हैं? नहीं गुरुजी। तो उसी प्रकार सभी योग तो यहाँ भी प्रभावी नहीं होंगे ना, कुछ कम कुछ ज्यादा। इसके बाद में दूसरे या 11वें भाव के स्वामी का भी संबंध दूसरे या 11वें भाव के स्वामी के साथ, क्या हमें लाभ मिलेगा या हानि होगी? यदि हम आयात निर्यात करते हैं तो उससे तो क्या लाभ होने की संभावना है? बनती है। तो धन के भाव प्रमुख रूप से 11वां या दूसरा ही कहा गया है। 11वें से आय और दूसरे से बचत, बचत संक्षिप्त रूप में। तो आय होगी तभी तो बचत होगा, और जब बचत के योग बनेंगे तभी तो आय होगा। ये तो दोनों की एक दूसरे के पूरक हैं। कुंडली बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, कुंडली के सूत्रों को समझना बड़ी मुश्किल है। यह 11वें भाव का चौथा भाव है, आय का सुख बचत ही है। आय का सुख बचत ही है, और बचत का कर्म आय ही है। आय नहीं होगा तो बचत नहीं होगा। तो इन दोनों के स्वामियों में से किसी भी एक स्वामी का संबंध इनमें जुड़ जाए, अब देखा जाए द्वितीय और एकादश दोनों का परस्पर संबंध भी है, और वह भी एक 7वें भाव में आ ही गया। यानी कि 7वें भाव में जो व्यवसाय का भाव है, व्यवसाय के भाव का संबंध नवम 12वें से भी हो जाए, धन से भी हो जाए, तीसरे भाव से भी हो जाए, या उनके कारक देव बुध देव से भी हो जाए, तो कुछ तो अच्छा ही दिखेगा ना। तो यहाँ पे तो इस योग में बल मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मंगल का यहाँ पर होना और शनि जो एकादशेष है उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर होना, क्या यह व्यवसाय से लाभ के योग दर्शा रहे हैं कि नहीं दर्शा रहे हैं? जी बिल्कुल दर्शा रहे हैं गुरुजी। और आयात निर्यात वाली बातें भी है। अब इसके बाद में यानी कहने का मतलब दूसरे या 11वें भाव के स्वामी का संबंध 7वें भाव से हो या उनके स्वामी से हो तो उत्तम बात है। तो 7वें भाव में ही सप्तमेश बैठा हुआ है, तो यदि धन भाव का स्वामी वहां बैठा हुआ है तो सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों से हो गया। शनि यदि देख रहा है तो 7वें भाव को भी देख रहा है, सप्तमेश को भी देख रहा है। भले ही अगर यहाँ पर द्वितीय ज्यादा प्रभावी नहीं है क्योंकि 21-50 है, लेकिन एकादशेष तो ज्यादा प्रभावी हो रहा है। 8-55 यानी कि 9 अंश या हुआ शनि, यहाँ पर 14-25 है, यानी कि 14 अंश, 9-6-15, 9-5-14, यानी कि 5-6 अंशों का ही तो अंतराल है। दशमेश तो पूरा प्रभावी है, दशमेश तो पूरा प्रभाव दे ही रहा। यही सूत्र यदि यहाँ पर लागू हो जाए तो और उत्तम बात है। यदि 7वें भाव को यह देख ले, यानी कि एकादशेष या यह देखे तो भी वही सूत्र यहाँ भी लगाने चाहिए। दसवां भाव, देखिए यहाँ 10वां भाव में पहले पंचम भाव हमारे बुद्धि विवेक का भाव है। यदि ये सभी योग बन रहे हों
और उसमें बुद्धि भाव के स्वामी का अगर सुंदर संबंध बन जाए या और तो अच्छी बात है, यानी कि विवेक भी उसमें काम लग जाए, यानी कि बुद्धि भी अगर उससे जुड़ जाए तो क्या होगा, बुद्धि भी यदि जुड़ जाए तो और अति उत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, पंचम भाव के स्वामी जो बुद्धि भाव के स्वामी कहे गए हैं, बतलाए जाते हैं, पंचम भाव के स्वामी बुद्धि के स्वामी है, वह केंद्र में ही बैठे हुए, लग्न में ही बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो बुद्धि का भी संबंध कुछ ना कुछ बना या नहीं बना? बिल्कुल बना गुरुजी। बिल्कुल बना। और गुरु एवं चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में भी है। गुरु का अंशात्मक मान 16, चंद्रमा का 34, हालांकि 10 अंशों के आसपास में है, भले ही सही 10 अंशों के आसपास में है, 20-25% ही सही, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, 50% भी तो नहीं कह सकते, लेकिन 25 भी नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ तो यह योग बना रहा है ना गजकेसरी। भले ज्यादा प्रभावी नहीं है, ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सही। चंद्रमा 36 6.5 अंश, अगर यहाँ पर 6 माने तो यहाँ पर 16, 10 अंशों का अंतर है, यानी कि 15 डिग्री पर तो नहीं है ना। तो गजकेसरी योग भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो अपना दे। प्रभावित। 10वां भाव हमारे कर्म का है। यदि 10वें भाव का स्वामी का भी संबंध किसी भी प्रकार से बन जाता है किससे, तो 9वें या 12वें भाव के स्वामी का संबंध यदि इस प्रकार से 10म भाव से भी बन जाए, तब वह 10म भाव हमारे कर्म का है। तो हमारे जीवन में ऐसा माना जा सकता है कि हम दूर से अपरिचितों के पास में जाकर के, या हम जो काम करते हैं उसका प्रोडक्ट आयात, मतलब कि हम बाहर से मंगा करके कोई सामान, या हम जो सामान बनाते हैं वह बाहर बेचकर देकर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। यानी कर्म के स्वामी को भी संबंध बनाना अगर बन जाए तो अच्छी बात है, बन जाए तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ देखिए ना, अब कर्म भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, जो द्वादश से परस्पर संबंध में है, अपरिचितों से परस्पर संबंध में, तो कुछ यह भी योग बना या नहीं बना? लग्न जी बना। अगर हम इन्हीं चीजों को डिटेल कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ में युक्त हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, या 12वें भाव के स्वामी से केंद्रीय संबंध में भी है, यानी कि कार्यों में भी। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? यानी कि ग्रहों की बात की जाए, भावों की बात की जाए, तो ग्रहों का राहु देव अपरिचितों से मेल करवाने वाले हो गए। चंद्रमा, हाँ ग्रहों के लिए स्पेशली बुध को देखना चाहिए अलग से, क्योंकि बुध व्यवसाय के कारक है, बुध मित्रता है, इसलिए बुध का संबंध हो, बुध शुभ हो तो अच्छी बात है। राहु का भी विचार कर लेना चाहिए, क्या राहु का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि राहु अपरिचितों से मेल करवाने वाले हैं या विदेशी बातों से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर राहु 11वें भाव में है भी, राहु की दृष्टि 9वीं पड़ ही रही है, कहाँ तो मंगल बुध पर पड़ा, मंगल 9 में से है ही, 11वें भाव में राहु राजयोग देते हैं ही, यहाँ तो ठीक ही हुआ। यहाँ पर राहु देव 12वें भाव को देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो संबंध दिए ही दिए, कुछ ना कुछ तो ये सहयोग हो ही गया। चंद्रमा का बलवान होना चाहिए, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मानसिक स्थिति है
और जब हम आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आत्मबल की काफी आवश्यकता होती है, मजबूत होना होता है, बहुत बार रिस्क लेने होते हैं, इसलिए चंद्रमा का बलवान होना आवश्यक होता है। देखना चाहिए शनि शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आयात निर्यात जो भी होता है बड़ा लंबे दिन के प्रयास के बाद में कोई आयात निर्यात का काम शुरू कर पाता है। एकाएक आज मन बनाया हमने, कल भाई होगी। अब जैसे कि दिल्ली में ही कोई बैठा हुआ, यहाँ बिहार की बात है, चंपारण की, तो पहले तो व्यक्ति अगर सामान ले जाना होगा या बेचना होगा तो पहले तो कई बार संपर्क करेगा, क्या क्या करेगा, तब जहाँ जान पहचान बनेगी तब तो कहेगा कि हाँ भैया मेरा यह सामान तुम ले लो, ये तुम हमेशा उपयोग करते हो और मैं यह बनाता हूँ, मेरा क्या प्रोडक्ट है। तो काफी लंबा प्रयास। तो लंबे दिन के ग्रह कौन है? शनि देव है ना। शनि जी। तो शनि का शुभ होना, शनि का गंभीर होना बहुत ही आवश्यक है। तो मुख्य रूप से शनि यहाँ पर ये नहीं कि नीच के हैं तो खराब हो गए, नीच का होना अलग बात है, फल अच्छा देना बुरा देना, लेकिन शनि कुंडली में बलवान है, 14-25 अंशों के हैं, परंतु लग्न का मान 2-10 ही है, यह लग्न से काफी दूरी पर है, यानी कि संधि के नजदीक में है, यह उतना फल नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वैसे है, सामान्यतः सब ठीक ठाक है। हाँ, चौथा भाव को भी देखना चाहिए। चौथे भाव का स्वामी जितना पीड़ित होता है उतना ठीक रहता है। चौथा भाव, क्योंकि चौथा भाव का स्वामी जब पीड़ित होगा, चौथा मन है, घरेलू परिवेश है। चौथा क्या है? मन है, घर है, घरेलू परिवेश भी है। अगर चौथा भाव काफी शुभ हो जाएगा, चौथे भाव का स्वामी ज्यादा शुभ हो जाएगा, तो व्यक्ति का मन व्यवसाय घर के अगल बगल ही, नजदीक में ही रह जाएगा। चौथा पीड़ित होगा तब तो अपने अगल बगल से नाराज होगा कि उसका मन जाएगा बाहर की तरफ। तो मन को बाहर में भेजने के लिए चौथे भाव का थोड़ा पीड़ित होना स्वामी का जरूरी होता है, जरूरी जाता है। तो यहाँ लग्न कुंडली में तो चौथा भाव शुभ है, परंतु चौथे भाव के स्वामी यहाँ मंगल से पीड़ित और शनि से पीड़ित भी है, तो कुछ ना कुछ तो ठीक हो गया ना। जी गुरु जी। तो सभी अच्छे योग एक ही कुंडली में कहाँ से बनेंगे? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अभी से बस तो समझा होगा। हालांकि क्लास आज थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी बातें थी तो हमने सोचा कि अब अगली क्लास के लिए क्या छोड़ना। तो अब हम निर्णय आप लोगों पर छोड़ते हैं कि क्या इस कुंडली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनते हैं या नहीं। यदि यह व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करे, जो भी काम है, तो क्या उसे कुछ लाभ होने की संभावनाएं बनती है या नहीं बनती है? जी गुरुजी, बनती है, लाभ होने की संभावना। और D10 कुंडली में गुरुजी शुक्र स्वराशि के 12वें भाव में है, ये भी एक अच्छा योग कहलाता है। बनती है गुरुजी संभावना। जयप्रकाश जी आप बोले बनता है नहीं बनता? गुरुजी बनती है, लेकिन मेरे को गुरुजी एक चीज मैं इसमें मतलब शायद मैं भी पूछना चाह रहा था आपसे, इसमें बैंक का रोल भी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। हाँ, तो क्योंकि अब देखा जाए, ठीक है, आपका प्रश्न उत्तम ही है, बैंक का रोल तो होता ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे की क्लास में हम कितने चीज को बतला पाए। जी जी जी, हमने तो काफी चीजों का समायोजन किया ना। जी गुरुजी। नहीं, इसमें योग तो बन रहे हैं गुरुजी, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं। कुछ चीजें जैसे आपने खुद ही कहा कि सारे योग नहीं होते हैं कुंडली के अंदर, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ कि जातक को लाभ होगा अगर वो कार्य करता है।